हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, और इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सारे के सारे लेक्चर्स जो आने वाले हैं उन सबको कंटिन्यूसली देखिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाए तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 जितने भी आते हैं, ये सारे के सारे ग्रुप्स में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन सारे ग्रुप्स में क्या होंगे? आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ओके, दूसरी चीज अपने को ध्यान रखनी है यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि भाई इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आपसे किसी ने पूछ लिया कि सर पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो दे रखे हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप क्या कहोगे कि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है वो कितना होता है? NS2 और Np1 से 6। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो क्या हो जाएगा? NS2 Np1 से 6। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका? पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, अब बात करते हैं अपन कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन क्या रहती है। तो देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ रहती है? तो देखिए, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18। तो ये जो आपको इस तरफ नजर आ रहे हैं, आप ध्यान से देखना, आपको ये जो लाइन बना रहा हूं इसमें, ये इस तरफ जो जितने भी ग्रुप्स आ रहे हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स है कहाँ। सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए ना। ओके, उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट चीज, तो इसमें से जो ये ग्रुप नंबर 13 है और ग्रुप नंबर 14 है, ये जो ग्रुप नंबर 13 और ये ग्रुप नंबर 14 है, ये अपन ऑलरेडी 11 क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि ग्रुप नंबर 13 और 14 है जो बोरोन और कार्बन फैमिली है, इनको अपन 11 क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई हमें इस बार पी ब्लॉक में क्या क्या डिस्कस करना है? तो पी ब्लॉक में हमें डिस्कस करना है ग्रुप नंबर 15 को, 16 को, 17 को, 18 को। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा पी ब्लॉक जो पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के अंदर, उसमें हमारे पास टोटल 4 ग्रुप्स हैं। 4 ग्रुप्स कौन से? 15, 16, 17 और 18। ये 4 ग्रुप्स हैं जो अपन यहाँ पे इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वो डिटेल के अंदर, और इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। चलिए, दूसरी चीज आपको ये थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास ये पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है उनमें आपको मेटल्स भी मिलेगी, नॉन मेटल्स भी मिलेगी और मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। ओके, बात क्लियर है? तो मेटल भी मिलेगी इसके अंदर, नॉन मेटल्स भी मिलेगी और मेटलॉइड्स भी मिलेगी। तो ये जो आपके पी ब्लॉक है, इन पी ब्लॉक के अंदर आपको मेटल्स भी मिलेगी, नॉन मेटल्स भी मिलेगी और मेटलॉइड्स भी मिलेगी। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि आपका मेटलॉइड्स कहां प्रेजेंट है। तो देखो, आप ये ध्यान से देखिए, जो सिलिकॉन आपको नजर आ रहा है, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम, सेलेनियम और आर्सेनिक, ये सारे के सारे आपको जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ये मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? आपके मेटलॉइड्स प्रेजेंट है। ओके, और आपको पता होगा, जनरली आपको पता ही है कि जो आपका इसका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है, जो ग्रुप नंबर 1 और 2 में आता है, ये किस में आता है? आपका एस ब्लॉक में आता है। और ये जो बीच में ग्रुप नंबर 13 से लेके 12 तक है, ये आपका डी ब्लॉक में आता है। डी ब्लॉक भी अपन यहाँ पे इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा डी ब्लॉक का एक अलग ही चैप्टर दे रखा है, जिसको अपन अलग से चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नीचे की तरफ आपको लैंथेनाइड्स दे रखे हैं और एक्टिनाइड्स दे रखे हैं, तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान होना चाहिए। चलिए अपन आगे देखते हैं इसके। तो सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि सर ग्रुप नंबर 15। तो सबसे पहले हमारा जो ग्रुप रहने वाला है, जो डिस्कशन करने वाला है, वो हमारा कौन सा है? ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप नंबर 15 जो है उसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले दिमाग में ये बात होनी चाहिए। तो ग्रुप नंबर 15 है, उसमें आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। तो ये आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्रुप नंबर 15 में प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मुथ है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपका ग्रुप नंबर 15 में। अच्छा, इनके जो एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का क्या होता है, आर्सेनिक का क्या होता है, आपका बिस्मथ, एंटीमनी, इन सब का जो भी आपका सिंबल्स है आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है, इनको याद करने के ट्रिक्स के बारे में बात की जाए तो इनका जनरली आप ध्यान रखते हो कि जो बाहर के जो सिंबल्स दे रखे हैं, इन सिंबल के बेसिस पे एक ट्रिक बनाई गई है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्रोजन है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे आप इसको याद रख सकते हो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। एक मिनट ना, जैसे इसको इरेज कर देते हैं अपन थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ओके, अजीब सी ट्रिक है बट कोई नहीं, आपको याद रख सकते हो। देखो, एन से नेपाल, पी से पाकिस्तान, ए एस से ऑस्ट्रेलिया, एस बी मतलब एंटी मनी का सिंबल हो जाएगा, इसको बोलेंगे सब, और बी आई से भिखारी। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। चलो ओके, इसके बाद बात करते हैं इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, कौन सा ग्रुप नंबर 15 की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह आते हैं। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP3। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो P है, उस P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैं अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास है नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन का सबको एटॉमिक नंबर तो पता ही होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 7। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3। अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं तो इसमें आपका P में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और आपका S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। अभी मैंने आपको जो कुछ पीछे बताया था, पीछे मैंने आपसे कहा था कि S वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और P में कितने आएंगे, 3। तो देखो N नाइट्रोजन इस फैमिली का है, तो नाइट्रोजन इस फैमिली का है, तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, P में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, और S में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ओके, वो थोड़ा स्लाइड हट गई है, अपन यहीं पे लिख देते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं आपका। देखो 1s2 2s2 और 2p3। देखो P में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और S में कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अच्छा, ये जो N है वो आपको यहाँ पर क्या प्रेजेंट कर रहा है भाई, तो N आपको प्रेजेंट कर रहा है आपको यहाँ पे सेल, मतलब कौन सा, आउटर सेल। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है, या फिर कि जो आपका ये N है, ये N और क्या बताता है, ये आपका जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, ये भी चीज आपको किससे पता चल जाती है, इस N की वैल्यू से। तो अगर मैं यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है, 2। तो N की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन किस पीरियड में आता है, नाइट्रोजन आपका सेकंड पीरियड में आता है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी इसके बारे में पता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद में बात करते हैं अपन फॉस्फोरस के बारे में। तो देखो फॉस्फोरस के बारे में बात की जाए तो फॉस्फोरस के बारे में क्या ध्यान रखना है कि देखो फॉस्फोरस होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, पता होगा सबको। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। अब देखिए आप लोग इसके अंदर जो P में है, इसमें भी आपका क्या हो रहा है, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये भी किसके साथ मैच कर रहा है, इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच कर रहा है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस ग्रुप के जो 15 ग्रुप है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आपको ये भी हो सकता है कि किसी का एटॉमिक नंबर भी पूछ रहा था, आपको आना चाहिए। तो मैंने आपको नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का एग्जाम्पल लेके बता दिया कि इसमें आपका P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो आपने यहाँ पे देख लिए। चलिए अपन आगे देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मेटल्स है, कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये दो तो है, ये दोनों कैसे होते हैं भाई, आपको देखो यहाँ पे ये दोनों कैसे होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों कैसे होते हैं, मेटलाइट्स होते हैं। और ये हमारा जो बिस्मथ है, जो अकेला है, वो कैसा है, मेटल की फॉर्म में मिलता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे होते हैं, मेटलाइट्स होते हैं। और बिस्मथ कैसा होता है, आपका मेटल की फॉर्म में होता है। तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से कैसे हैं भाई, हमारे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से कैसे हैं, नॉन मेटल्स हैं। और आपके ये आर्सेनिक एंटीमनी कैसे हैं, मेटलाइट्स हैं। और मेटल आपका बिस्मथ कैसा है, किस फॉर्म मिलता है आपको, मेटल की फॉर्म में मिलता है।
चलिए अब बात करते हैं इनकी प्रेजेंस। देखो प्रेजेंस के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में बताया गया। तो नाइट्रोजन आपको एटमॉस्फेयर के अंदर मिलती है, वो किस फॉर्म में मिलती है, N2, जो एक डाई एटॉमिक गैस, ये किस फॉर्म में मिलती है आपको, ये आपको गैस की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है कि मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है गैसेस का, उसमें जो मिक्सचर की बात की जाए तो नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। ओके, और ये कैसी गैस है, डायएटमिक गैस है। लेकिन इसके अलावा फॉस्फोरस की बात की जाए, आर्सेनिक की बात की जाए, एंटीमनी की बात की जाए, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉलीएटॉमिक होते हैं। मतलब इसमें आपका क्या होता है, 4 एलिमेंट्स होते हैं, वो आपस में कंबाइंड होते हैं और आपका एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और मेटल है, मेटल में आपका बहुत सारे विस्मत के एलिमेंट्स जुड़ के आपका एक मेटल क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलिए, तो आपने ध्यान रखना है कि डाइनाइट्रोजन इज अ डायएटॉमिक गैस, व्हाइल ऑल अदर आर द सॉलिड्स। बाकी वाले सारे कैसे होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं फॉस्फोरस से लेकर आपको बिस्मत है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमारा जो नाइट्रोजन डायएटॉमिक की फॉर्म में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये हमारा गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में, ये आपको इसकी स्टेट के बारे में ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बात की जाए कि जो आपका 15 ग्रुप है, नाइट्रोजन फैमिली है, इसमें आपका प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले अपन प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। सब लोगों को पता है एटॉमिक रेडियस क्या होती है, आयनिक रेडियस क्या होती है। भाई हमें बताया कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें बताया कि एटम का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, इस तरह से ये ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एटम के न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो उनके बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। जनरली आप लोगों ने डेफिनेशन में यही पढ़ा होगा कि एटम का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस कहते हैं। चलिए इसके बाद में अपन को ध्यान रखना है यहाँ पे कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। अच्छा देखो अपन कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ये सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मैं कह रहा हूं कि जब मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आया, ठीक है, तो ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो साइज क्या हो रही है, ये कह रहे हैं बढ़ रही है। तो साइज क्यों बढ़ रही है उसका रीजन समझिए। देखो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उस केस में क्या होते हैं कि आपका जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मतलब ऑर्बिट इंक्रीज होने का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो आपका ऑर्बिट है ना, इस तरह से ये क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। अब खुद ही सोच लो कि अगर इस तरह से ऊपर से नीचे जाओगे और ये ऑर्बिट इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस तो बढ़ेगी। अब डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपको पता है कि साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरी चीज एक अपने को यहाँ पे ध्यान रखना और है कि जब आपके ऑर्बिट्स बढ़ते हैं तो उस केस में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका डिक्रीज होता है। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बीमारी हो गई, देखो ये आपका जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप खुद ही सोचो भाई, ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे तो ये न्यूक्लियस और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये दूर जाते जाएंगे। तो ये जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे तो दूर जाने पर क्या हो जाएगा, इनके बीच डिस्टेंस बढ़ रही है। अब भाई एक बात सोचो कि दो चीजें जब एक दूसरे से दूर जाएगी तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा। तो ये आपका पॉजिटिव है न्यूक्लियस और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया। तो कहने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ नहीं खींच पाएगा। तो जब अंदर की तरफ नहीं खींच पाएगा तो क्या होगा, साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब इन दो रीजंस की वजह से क्या हो जाती है, आपका नीचे की तरफ जाने पर साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसमें आपको जनरल प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई वेरिएशंस वगैरह एक्सेप्शन वगैरह कुछ है नहीं। तो आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो आपका साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होगी, आयनिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन सा हो जाएगा। ओके एक मिनट, ओके नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। और देखो सेकंड प्रॉपर्टी से बात की जाए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा। देखो सबसे पहली चीज तो हमारे दिमाग में ये आती है कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या चीज है। अगर आप लोगों को पता होगा, कुछ बच्चों को हो सकता है पता भी हो, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोई भी एटम है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ही कोई एटम है, ठीक है, ये कोई भी एटम है। अब इसके बाहर वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, लेकिन आपको पता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अपने आप बाहर आ जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए देनी पड़ेगी इसको एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आप एनर्जी देते हो उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ओके नेक्स्ट चीज आ रही है कि डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहे हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि सर अगर आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो ऊपर से नीचे जाने पर आपकी साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। अब साइज बढ़ती है तो मैंने अभी आपसे कहा था कि इनका एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा था, जिसको अपन क्या बोले थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या हो गया, कम हो गया। अब कम हो गया तो मतलब ये अट्रैक्ट कम हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ, तो इसको ये आसानी से बाहर आ जाएगा। तो आसानी से बाहर आ जाएगा जिसका मतलब आपको इसको बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, किसी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो चलिए अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ठीक है। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो, ठीक है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो साइज हो रही है वो बढ़ रही है। साइज बढ़ रही है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या हो रहा है आपका, जो अट्रैक्शन था मैंने अभी आपसे कहा था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा था वो कम हो गया। तो अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आएगा। इसका मतलब आपकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है आपका जब ऊपर से नीचे जाओगे तो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आपने ये लिखा है कि डिक्रीज डाउन द ग्रुप। देखो ये क्या हो रही है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। ओके चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो ये आपको जो ब्रैकेट में दे रखा है इसको ध्यान से देखिए। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स in the corresponding period. Reason due to extra stable half filled p orbital electronic configuration. अच्छा जी, ये क्या कह रहा है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास है एक ग्रुप नंबर 14 और दूसरा हमारे पास है ग्रुप नंबर 15, ठीक है। अच्छा ग्रुप नंबर में कौन 15 का अपन जैसे बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 15 में अपन लेते हैं जैसे कार्बन को, और इधर मैं लेता हूं ग्रुप नंबर 15 में, सॉरी ग्रुप नंबर 14 में कार्बन हो गया और ग्रुप नंबर 15 में कौन हो गया, नाइट्रोजन, ठीक है। ओके अब बात करते हैं, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सब लोगों को बताया कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। यहां पर नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 7, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। अब ध्यान से देखिए यहां पर जो ये p है, इस p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपका, p में ये जो आपको 2p दिखाई दे रहा है, इस 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। लेकिन यहां पर देखिए जो आपके पास नाइट्रोजन के अंदर 2p है,
इस नाइट्रोजन के 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? नाइट्रोजन के 2p में 1 2 3 ऐसे हो रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो p ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। यहां पर देखिए आपका मैक्सिमम p में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, लेकिन यहां पर कितने हैं? 3। इसका मतलब ये कैसा हो गया? हाफ फिल्ड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो p ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं? हाफ फिल्ड होते हैं। तो हाफ फिल्ड होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली से इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि इनमें p ऑर्बिटल में कैसा होता है? हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, और इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी करस्पॉन्डिंग पीरियड में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूं तो कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? तो आप कहोगे सर नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन कार्बन के अंदर ऐसा कोई भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, इसमें आपका कौन सा आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता क्या है। चलिए जी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मान लीजिए कि 2 एटम है A एंड B, इन दोनों ने बनाया था बॉन्ड बनाया। कैसे बनाया? तो इन दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो दोनों ने अपनी क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? पहले ये देखो, तो एटम A था, एटम B था, उसने एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो दोनों ने बॉन्ड बनाया। तो बॉन्ड बनाया तो हुआ क्या? अब ध्यान से सुनना, डेफिनेशन क्या बता रहा हूं कि किसी भी एटम की वह कैपेसिटी जिसकी वजह से वो सेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, मतलब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो उस कैपेसिटी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो ये आपको बेसिक सी चीजें तो ध्यान रखनी है, इसमें आपका ज्यादा कुछ डिटेल में है नहीं। चलिए, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक साइज। बस बहुत ज्यादा इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। से नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो, 1 मिनट, हाँ ओके ओके, जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो, ठीक है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो रही है। मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस ब्लॉक में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? तो बिस्मथ की होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? आपकी नाइट्रोजन की होती है। तो ग्रुप 15 में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है, जो आपको इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये आपकी बेसिक चीज है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे हाईएस्ट कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन और थर्ड नंबर पे कौन आता है? नाइट्रोजन। तो हमारी पीरियोडिक टेबल का थर्ड नंबर पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है? नाइट्रोजन है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो ये चीज अपने दिमाग में रहनी चाहिए कि इसमें आपका जो नाइट्रोजन और ये आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन है, ये हमारी पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आते हैं। ओके, एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो द एलोट्रोपी। अच्छा, कार्बन के आपने एलोट्रोपस पिछली बार पढ़े होंगे कि कार्बन के एलोट्रोपस कौन से होते हैं? ग्रेफाइट है एंड डायमंड्स है। तो उसी तरह से देखा जाए कि आपका नाइट्रोजन और बिस्मथ के कोई एलोट्रोपस नहीं होते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, चाहे आपका फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, इनके सबके क्या मिलते हैं? एलोट्रोपस मिलते हैं। जैसे अपन यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर अपन फॉस्फोरस के जो एलोट्रोपस है उनको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपका अलग अलग फॉस्फोरस की कैटेगरीज है, उनको अपन यहाँ पे इस चैप्टर में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये जो आज का जो टॉपिक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसको आप एक बार ध्यान से देखिए।
और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कोई सर हमें डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए, इसके बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।